तो बच्चों आज अपना नया टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा फ्यूचर है, साइंस का जो फ्यूचर है वो सारा ये समझो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इट मींस इलेक्ट्रोड्स जानते हैं ना, एनोड कैथोड से बनी युक्तियां, समझ रहे हो क्या, जिनको डायोड ट्रायोड कहते हैं। उससे पहले डायोड ट्रायोड इन सब का काम कौन करता था, निर्वातित ट्यूब वैक्यूम ट्यूब करती थी। ठीक है ना, विसर्जन नलिका जिसको वॉल्व भी कहते थे। तो इन सब का अध्ययन हम करते थे, उसको बोलते थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करते हैं, बोलो। डायोड ट्रायोड, अर्धचालकों से बनी युक्तियां होती है, निर्वातित ट्यूब। ठीक है ना, इन सब की स्टडी जो हम करते हैं, या इनसे बने हुए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, जैसे अर्धचालकों से चिप बनी होती है, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो बना होता है, फोन का जो मदरबोर्ड होता है ना, सर्किट वो बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, संचार तंत्र के लिए जरूरी होता है। जो इक्विपमेंट है, जितने भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, जीपीएस सिस्टम है, ठीक है ना, और स्टोरेज करने के लिए चिप वगैरह है, डिस्क है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इनकी स्टडी हम जिसमें करते हैं वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों को तो है भी आप लोगों के पास, ठीक है ना, जिसमें हम बहुत सारे इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो उत्पत्ति है वो बहुत पहले सन 18 सेंचुरी के समथिंग हो गई थी। तो उस टाइम क्या करते थे, जब कंप्यूटर का जन्म हुआ तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते थे वो उपकरण निर्वातित ट्यूब से बनाए जाते थे। किससे, निर्वातित ट्यूब। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये निर्वातित ट्यूब होता क्या है, कैसे काम में लेते थे, क्या क्या जरूरत होती थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या रहेगा, निर्वातित ट्यूब। ठीक है, जिसको वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का काम, जो उपकरण है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति है उसको कंट्रोल करने का मेन क्या होता है, काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, धारा को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ना, ये मेन मुद्दा होता है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वैक्यूम ट्यूब। क्या पढ़ेंगे, वैक्यूम ट्यूब। अब सुन देखो, जिसको हम बोलते हैं निर्वात नलिका। ठीक है ना, ये निर्वातित ट्यूब। इसको सुनो क्या होता था और निर्वातित क्यों बनाया जाता था, क्या जरूरत थी निर्वात बनाने की, ऐसे क्यों नहीं बनाया, सब पढ़ेंगे डिटेल से ना। तो कुछ इस प्रकार का उपकरण होता था बेटा, इस टाइप का। वो तो अलग अलग है, अपन ट्यूब जैसा बना सकते हैं, नली जैसा, ऐसा इस टाइप से बना सकते थे। जो टीवी होती थी वो थोड़ी इस टाइप से होती थी, टेलीविजन, उसकी ट्यूब निर्वातित ट्यूब कुछ ऐसी होती थी। हाँ, उसकी निर्वातित ट्यूब कुछ ऐसी, इधर से तो देखते थे आप लोग फ्रंट से। तो ये तो आकार तो हम क्या है, अपनी सुविधा के लिए अलग अलग दे लेते थे, है ना। तो अपन सिंपल तरीका पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कोई गोलाकार निर्वातित ट्यूब है, ठीक है, गोलाकार। इसमें क्या होता था, एक दो इलेक्ट्रोड्स होते थे। इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते थे हम लोग एनोड। क्या बोलते थे, एनोड। ठीक है, समझ में आ रही बात। और दूसरा इलेक्ट्रोड होता था, इसको बोलते थे हम लोग कैथोड। क्या बोलते थे, कैथोड। ये आपको पक्का पता होगा कि कैथोड ऋणात्मक होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, और एनोड होता है बेटा पॉजिटिव। क्लियर है। और इसके नीचे लगा देते थे हम लोग हीटर। क्या लगा देते थे बेटा, हीटर। ठीक है, इसको एनर्जी देनी पड़ती थी। और इसको भी हम लोग पोटेंशियल पे, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते थे और इसको नेगेटिव जो रखा पड़ता। ठीक है ना, इसके बीच में क्या होता था, निर्वात।
निर्वात समझते हो ना, जहां पर एयर भी नहीं हो, जहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं हो। ऐसा करने से क्या फायदा था? ऐसा करने का क्या फायदा था? इसका फायदा सुनो, निर्वातित ट्यूब का क्या फायदा था। नंबर 1 कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जिनको मैं ऐसे कहूं धारावाहक, जो धारा को फ्लो करने का काम करते हैं, धारावाहक, इनका कंट्रोल होता था। क्या होता था बेटा? कंट्रोल, नियंत्रित होते थे। हम जितने चाहते थे उतने कंट्रोल, उतने फ्लो करवा देते थे, और कम करना होता तो कम करवा लेते थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? कंट्रोल होता था। और दूसरा बड़ा फायदा ये होता था कि इसमें ये वॉल्व की तरह काम करते थे। वॉल्व समझते हो ना, कि जैसे आप लोग देखा होगा ट्यूब, उसका पंचर, उसका साइकिल का ट्यूब, उसमें आप हवा देते हो तो हवा अंदर तो जाती है लेकिन अंदर से बाहर है। हार्ट में भी होते तुम्हारे वॉल्व, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो कि अंदर तो जाएगा लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा, है ना, वॉल्व्स जानते हो खूब अच्छी तरह। तो ये वॉल्व की तरह काम करते थे। इट मींस इनसे करंट इधर से इधर या इधर से इधर, करंट इधर से इधर फ्लो होगा, प्लस से माइनस होता था ना, तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता था, इनमें दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता था। ये इनके दो क्या थे? उपयोग थे बड़े, कि इनसे अपनी मर्जी से करंट ले सकते हैं, इनमें से जितना अपन को जरूरत हो उतना करंट ले सकते थे, बिना एनर्जी लॉस के, बिना एनर्जी नहीं। इनका काम तो कंडक्टर भी कर सकते हैं, चालक भी कर सकते हैं इनका काम। तो चालक में बल्कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोई चालक है जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, तो इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बल्कि कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या लगाना पड़ता है? रेजिस्टेंस। क्या लगाना पड़ता है? और रेजिस्टेंस क्या खाता है? वोल्टेज खाता है। यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाती है, इसलिए हमने इनका कंडक्टर्स का यूज नहीं किया। हम कंडक्टर्स का यूज करते, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। किसकी? वैक्यूम ट्यूब्स की भी। लेकिन इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, जो हमारे कोई काम की नहीं है वो एनर्जी, इसलिए। और ये वॉल्व की तरह, मतलब इनमें एक ही डायरेक्शन में, वॉल्व का मतलब है एक ही दिशा में क्या होगा? बोलो, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होता था। इनका ये फायदा होता था। जल्दी आप फटाफट, वो कहा है, आराम से आराम से। सर वॉल्व को हिंदी में क्या बोलेंगे? वॉल्व को हिंदी में वॉल्व कहेंगे, एक दिशिक यंत्र, एक दिशा वाला वॉल्व, एक दिशा में करंट होता था। अब देखो, ये एक वॉल्व का काम ये नहीं कर सकता क्या? एल्यूमिनियम। कैसे? अगर एल्यूमिनियम का कोई तार है, अपन ने इधर ऐसे जोड़ा तो करंट ऐसे फ्लो जाएगा ना उसमें, अगर इधर से जोड़ा तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे एल्यूमिनियम का तार है ये, है ना, मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा उसमें से, तो उसमें की में तुम्हारा वो दिख रहा है तुम्हें सामने स्विच है, उसमें ऐसे लगाऊं तो करंट ऐसे फ्लो जाएगा ना, और मैं ऐसे पलट के ऐसे लगा दूं तो ऐसे फ्लो हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन का कंट्रोल नहीं है, दोनों दिशा में फ्लो होता है। इसमें फिर एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है, इसलिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इनमें दिक्कत क्या थी? ये तो क्या है इनके, बोलो, एडवांटेज क्या है बेटा? एक तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल है इनके अंदर, दूसरा एक ही दिशा में करंट इनमें फ्लो हो सकता है। क्लियर है? ये तो इनके है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ, समझो इनका ना, लाभ या इनकी विशेषता। लेकिन इनमें हानि क्या है? हानि मतलब डिसएडवांटेज क्या है बेटा? डिसएडवांटेज, देखो डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, ये बल्क इन साइज, साइज में बहुत बड़े होते थे। बल्क इन साइज, बल्कि इन साइज, बल्कि इन साइज, साइज में बहुत बड़े होते थे। एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब भी तो पहले के बनाए हुए कंप्यूटर रूम के बराबर होते थे, रूम के बराबर। और अपनी टीवी पहले बहुत बड़ी बड़ी टीवी आया करती थी, तो उनके जो वैक्यूम ट्यूब है वो बड़े बड़े होते थे। क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड से यहां तक जाने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होता था, तो इसलिए बड़े बनाना पड़ता था। तो बल्कि इन साइज, मतलब साइज में बड़े होते थे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वैक्यूम क्रिएट करना बड़ी प्रॉब्लम थी। यहां से एयर पूरी निकालना बड़ा टफ काम था, बहुत टफ है पूरी एयर निकालना, क्योंकि एयर निकलेगी तो वहां पे स्पेस तो है ही है ना। अब स्पेस में कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा? फट जाएगा ये ऐसे। तो इसको इतना मजबूत बनाना, फिर इसकी पूरी एयर बाहर निकालना, ये क्या है? बड़ा ही टफ कार्य था। तो वैक्यूम क्रिएट करना बड़ा मुश्किल था।
तो वैक्यूम क्रिएट करना मुश्किल है, ऐसे हिंदी लिख दूं, वैक्यूम क्रिएट करना क्या था, मुश्किल था, मुश्किल था। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, आज वो नहीं आया ना, फिर मैं उसके चक्कर में कल नया चैप्टर शुरू करूंगा, वो आया नहीं, वो एक नया बच्चा था ना और वो भी नहीं आया एक अपना आशिक। थर्ड क्या है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि ये है ना हीट, यहां पर इसको हीट देनी पड़ती थी। अब हीट देने के लिए क्या करो, अलग से वोल्टेज लाओ, इसको गर्म करने के लिए ये हीटर है, ये हीट देता था, तो ये हीट इसको कैथोड को गर्म करती थी। इस पर बेरियम ऑक्साइड वगैरह की क्या होती थी, कोटिंग वगैरह होती थी ना, ताकि बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, अच्छा फोटो सेंसिटिव होता है, जैसे हीट देगा तो इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे, पढ़ा है ना थर्मियोनिक इमिशन, क्या ऊष्मा उत्सर्जन, जैसे गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। तो लेकिन इसको गर्म करने के लिए टंगस्टन वगैरह का ये होता था गर्म, जिसको गर्म करते थे ना, ये किसका होता था, टंगस्टन वगैरह का, ताकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको गर्म करने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, यहीं पे वोल्टेज ज्यादा की जरूरत। दूसरा, इसको मेंटेन बनाए रख लेंगे, फिर वोल्टेज की जरूरत है। इसका मतलब हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है, इसको हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है, हाई वोल्टेज। और पता है कितना, लगभग 100 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज चाहिए। मतलब छोटी मोटी बैटरी से तो चलेंगे और नहीं है, अपनी जो छोटी मोटी बैटरी बनाते हैं ना अपन, उनसे तो ये चलते और नहीं थे। ये एसी मेन पावर आता था ना हाई वोल्टेज का, तब ये चलते थे। डिसएडवांटेज समझ रहे हो ना, ये छोटे पावर पर नहीं चलते थे। तीसरा क्या है, चौथा क्या है डिसएडवांटेज इनके, कि एक जब ये हीटिंग इफेक्ट करेंगे, गर्म होएगा, तो अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इमिट होकर इधर चले गए। तो इसकी तो एक लिमिट हो गई ना, कि जितने इलेक्ट्रॉन जितना उत्सर्जित होना होगा, एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग लाइफ नहीं थे, क्या नहीं थे, लॉन्ग लाइफ नहीं है इनकी, लॉन्ग लाइफ नहीं है। कुछ लिमिटेड होते हैं, जैसे 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लिमिटेड है। उसके बाद एक अपने आप खराब हो जाने का है। समझ रहे बात को, अरे बताओ ना। पांचवी क्या है डिसएडवांटेज इनके, कि जब ये हीटिंग पे वर्क कर रहा है, किस पर, तो जो चीज गर्म होके काम कर रही है, इट मींस अगर हमारा फोन गर्म हो जाए ज्यादा, तो पता है वो कितना चलेगा, फिर है क्या विश्वास उसका। अरे जो फोन गर्म हो रहा था, हम कहते हैं तो जल्दी खराब होगा, कहते थे ना। कोई भी चीज गर्म होके काम कर रही है, जैसे टीवी ज्यादा गर्म होगी तो कभी फूक सकती है, नो रिलायबिलिटी, कोई विश्वास उसका नहीं है। तो क्या है, हीटिंग पे काम करती थी, इसलिए इसकी विश्वसनीयता बड़ी कम थी। नो रिलायबिलिटी है ना, या कम क्या था इसका, विश्वास था, तो कम विश्वसनीय था, कम विश्वसनीय, ठीक है। लो रिलायबिलिटी, लो रिलायबिलिटी, ठीक है ना, कम विश्वास था इसका, ठीक है ना, समझ में आ रही क्या बात। अब और क्या था, हो गया नहीं, ये 5-6 क्या है इसके डिसएडवांटेज। और ये हाई टेम्परेचर पर था ही, ये क्या करता था, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता था, तो कभी भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। ये इसके डिसएडवांटेज थे। एक तो महंगे और बनते थे, हाई कॉस्टली, कॉस्ट भी इनकी हाई होती थी, हाई कॉस्ट। बात समझ में आ रही हो क्या, ये इतने सारे डिसएडवांटेज थे, क्लियर है। अब क्या करें, अब साइंटिस्ट ने सोचा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, काम हो रहा है, सब काम बढ़िया चल रहे, लेकिन बड़ा कंप्यूटर बन रहा, रूम के बराबर खा लिए फिरेंगे उसको, तो बड़ी बड़ी टीवियां बन रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा, काम तो हो रहा है लेकिन मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तो अब क्या है, इसका ऑप्शन तलाश करना, जैसे अभी पेट्रोल खत्म होने वाला है, लग रहा है, तो क्या बैटरी वाले रिक्शे चल गए, ऑप्शन तलाश किए ना। ऐसे इसका ऑप्शन तलाश किया, तो इसका ऑप्शन मिला सन 1930 के अप्रोक्स। कब, 1930 के अप्रोक्स। अच्छा एक चीज सुन लो कि सर इसमें वैक्यूम क्यों लिया, हवा लेते तो क्या प्रॉब्लम होती। तो बेटा देखो, अगर हवा लेते तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाते ना, और अगर एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन एयर के मॉलिक्यूल से कॉलिजन होता है उनका, कॉलिजन मींस टक्कर, कॉलिजन मींस, तो जब टक्कर होती है तो एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाते हैं एनर्जी लेके, लेकिन पता चला बीच में टक्कर हो गई तो पूरी एनर्जी लॉस हो गई होती है,
तो यहाँ पर हमें हाई पावर का करंट नहीं मिलता, या जो मैसेज पहुंचाना होता है वो नहीं पहुंच पाता, मतलब वर्किंग नहीं कर पाती। और एक बार ये सारे क्या हो जाते, सब चार्ज अप हो जाते, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो क्या हो जाते, आयन बन जाते, उनके क्या बन जाते, तो ये ब्लास्ट होने का खतरा भी इसका बढ़ जाता है। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी एक विशेष टाइप की एनर्जी क्रिएट होकर ये फट जाता, तो ये कारण है वैक्यूम क्रिएट करने का। अब कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये कारण है किसका, वैक्यूम क्रिएट करने का, वैक्यूम बनाने का। क्लियर है? Yes. बोलो। अब 1930 के समथिंग, कितने में बेटा, 1930 के समथिंग इसका ऑप्शन आ गया क्या, अर्धचालक। क्या आ गया, अर्धचालक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसने क्या किया, इसने क्या किया, पूरी दुनिया बदल के रख दी। इतने बड़े कंप्यूटर छोटे से लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए, इतनी बड़ी टीवी एलईडी में कन्वर्ट हो गई। दो साल चलने वाली टीवी अब वही एलईडी हमारे पास 10-10, 5-5 साल चल रही है। समझे मेरी बात को? सब कुछ बदल गया और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये काम हो गया। कैसे? जो इसका काम था, किसका, क्या, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल और वॉल्स, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल, और एक दिशा में ये काम किसमें हो गया, अर्धचालक में। दोनों, पहली बात तो वही क्या, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल, इजीली कंट्रोल। दूसरा बोलो, ये भी वॉल्व की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, वॉल्व की, यूनिडायरेक्शन में करंट मिलता है इनमें भी। चौथी बात, तीसरी, बल्क इन साइज होते थे ना बड़े, ये साइज में छोटे। सबसे पहला स्मॉल इन साइज, ये एक प्रॉब्लम दूर। अब बड़े रूम के बराबर के कंप्यूटर जरूरत नहीं, छोटा सा लैपटॉप में काम हो रहा है। चौथी बात क्या था इसका डिसएडवांटेज, वैक्यूम क्रिएट करना बड़ा मुश्किल था। नो वैक्यूम, कोई जरूरत ही नहीं है। चिप, मेमोरी कार्ड है कोई इसमें वैक्यूम कहीं, नो वैक्यूम, नो वैक्यूम। क्लियर है? पांचवी बात क्या था, हाई वोल्टेज, कोई जरूरत नहीं है, लो वोल्टेज पे काम कर जाता। अगर उससे चला रहे हम लोग, किससे, जैसे आपने पढ़ा ना छतों के ऊपर वो लगा रहता सोलर पैनल, वो अर्धचालक का ही तो बना होता है, वो सिलिकॉन जर्मेनियम ही तो होता है। तो वो क्या, उसके लिए आपको हीटर लगाना पड़ता है ऊपर? नहीं, वो प्रकाश से ही काम चल रहा है, मतलब लो टेम्परेचर पे भी काम करेगा। और लो वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, लो वोल्टेज पर भी काम कर जाएगा। और लॉन्ग लाइफ, क्यों, क्योंकि कम वोल्टेज पे काम कर रहा है तो ज्यादा चलेगा, इट मीन्स खराब होने का चांस कम है, लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है। छठी बात क्या है, बोलो क्या है, लो रिलायबिलिटी, यहाँ पर हाई रिलायबिलिटी, हाई, ज्यादा विश्वसनीयता, ज्यादा विश्वसनीयता। सातवीं आठवीं बात क्या है, लो टेम्परेचर पर, बिल्कुल क्या है, जैसे रूम टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, यहाँ पर भी तुम लगा दोगे सोलर पैनल, यहाँ पर भी काम कर जाएगा, लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। और आठवीं बात क्या है इसकी, 9वीं 10वीं जो भी है, क्या है, हाई कॉस्ट नहीं, क्या है, सस्ते हैं सब, लो प्राइस है इनकी, लो प्राइस है। तो देखो पूरी कहानी बदल गई ना। हाँ, तो अब इतना इंपॉर्टेंट है अर्धचालकों का पढ़ना, क्योंकि इसने सारी कहानी बदल के छोटे से रूप में लाके दे दी, और हाई रिलायबिलिटी, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। ठीक है, जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, छोटा सा कंप्यूटर बन गया, छोटा सा फोन बन गया, नहीं बड़े फोन की जरूरत होती। ठीक है ना, आदमी इतना बड़ा फोन साथ साथ में लिए घूमता फिर रहा होता। ठीक है ना, वायरलेस सिस्टम, बहुत सारा इसके क्या एडवांटेज है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक, लेकिन अब उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, चालक, अर्धचालक और कुचालक, इनमें अलग अलग इनके क्या क्या अंतर है इसके अंदर, अर्धचालक कैसे होते हैं, कुचालक कैसे होते हैं और चालक कैसे होते हैं, इनके अंतर पढ़ेंगे। लेकिन दो टाइप से पढ़ेंगे इनके अंतर, एक तो चालकता के आधार पर अंतर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। एक नया कॉन्सेप्ट है ऊर्जा बैंड, तो आप लोग ये उतारना चाहो रफ में तो उतार लो, नोट्स बनाने के। इसके नोट्स में। सर वही खड़े हो जाए। अच्छा सुनो, एक और चीज थी ना क्या,
कि ये साउंड क्रिएट करते जब चलते थे और ये नहीं। अच्छा एक बात, दूसरी बात और सुनो सुनो है बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कौन चिप आवाज करती तेरी मेमोरी कार्ड नहीं करती नहीं, फोन चलता है जब आवाज करता है क्या नहीं चलता है। बहुत आवाज, मतलब आवाज अगर करेंगे भी तो तुम्हें मतलब ज्यादा डिस्टर्ब वाली नहीं होगी। अच्छा एक चीज और सुनो, इनमें भी जैसे मैंने डायोड बनाया, देखो दो ही है ना इसके, दो टांग है ना डायोड, इसमें डायोड ट्रायोड पेंटायोड होते थे इसमें भी, और इसमें डायोड ट्रायोड पेंटायोड होंगे ना। क्लियर है? अब क्या पढ़ेंगे बताया था ना मैंने, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पहले। मिटा दो चीजें, बोलो। तो अगली हेडिंग लिखो, चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण। बेटा एक मिनट रोकना देखो इसको। तो हम पढ़ेंगे किस किस का बेटा, चालक, चालक मीन्स कंडक्टर, कुचालक, कुचालक को क्या बोलते हैं बोलो, नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर है ना, और अर्धचालक, अर्धचालक इनको क्या बोलेंगे बोलो, सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, इनका वर्गीकरण करेंगे, इनका वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण दो टाइप से करेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे चालकता के आधार पर, किस पर, चालक, चालकता, चालकता के। अब सुनो ध्यान से, एक पढ़ेंगे चालकता के आधार पर, एक पढ़ेंगे बैंड के आधार पर। बैंड दो प्रकार के होंगे, बात की कहानी है। देखो चालकता के आधार पर आपको पता है ना अच्छी तरह कि चालकता होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, किसके, प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के। याद रखना, चालकता को लिखते थे सिग्मा से, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, ये याद होना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखो पहले बात कर लेते किसकी, चालक की। ठीक है ना, तो यहाँ पे चालक की कर लेंगे क्या, चालकता। ठीक है ना, चालक की चालकता। ठीक है ना, और यहाँ पे कर लेते चालक की क्या, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और बेटा यहाँ पे बात कर लेते क्या, एग्जाम्पल्स के ना। ये मिटा दो, नहीं पता है ना, चालकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे कर लेंगे इसके एग्जाम्पल्स की बात, किसके, एग्जाम्पल्स के ना, एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, और आपको पता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, या डायरेक्ट बोल सकते हो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ये भी है। क्लियर है क्या? अच्छा देखो, मैं एनसीईआरटी के बात नहीं कर रहा, मैं एनसीईआरटी के ही डेटा लिखा रहा हूँ ना, सब बुक के अलग अलग है थोड़े बहुत। एनसीईआरटी बोल सकती है कि जो मेरा डेटा है उस डेटे से आगे मतलब ऊपर और नीचे भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो अपन ये वाला याद कर लेते हैं ना। तो चालक में क्या है, तो इनकी प्रतिरोधकता तो चालक की बहुत कम होती है ना, बोलो, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है चालक की, कम, और चालकता अधिक होती है। अब अधिक में कितनी होती है, देखो चालकता होती है बेटा, सिग्मा की वैल्यू होती है 10⁻² से 10⁸ क्या है, सीमन इंटू मीटर इनवर्स, इतनी होती है। ये मात्रक है इसका चालकता का। हाँ, ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स क्या बोलते हैं, सीमन इनवर्स, वो सीमन बोलते हैं। ठीक है ना, सीमन इंटू मीटर इनवर्स। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत, इसका उल्टा कर दो, प्रतिरोधकता 10⁻−2 ρ की वैल्यू, किसकी, ρ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻+2 है तो -2 से 10⁻⁻8, और ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये मात्रक है ना इसका। और एग्जांपल्स में देखो, एल्यूमिनियम है, Fe है, कॉपर है, जानते हो ना मेटल। अरे जो मेटल्स है ना वो सब क्या है, कंडक्टर्स है। ठीक है क्या, चालक। दूसरा ले लेते हैं क्या, अर्धचालक। क्या लेते हैं पहले, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में सिग्मा की वैल्यू, पहले कुचालक की बात करो, किसकी, कुचालक, कुचालक, कुचालक की चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत कम मतलब अल्प, नगण्य। और प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च। तो चालकता क्या देख लो, चालकता देख लो बहुत कम होती है, 10⁻
माइनस के 11 से 10 की घात माइनस के 19 तक। माइनस से 11 से लेके 10 की घात माइनस के, देखो कितनी कम है माइनस में ना, और फिर प्रतिरोधकता इतनी हाई, इसका प्लस कर दो, 10 की घात 11 से 10 की घात 19 ओम इंटू मीटर, इतनी ज्यादा क्या होती है इसकी, देखो बहुत हाई है ये। और एग्जाम्पल्स देख लो, ग्लास हुआ, ग्लास में कांच हुआ, डायमंड हुआ, लकड़ी हुई, लकड़ी हुई, प्लास्टिक, ये सब क्या है, कुचालक ही तो है। इनकी कुचालक, इनकी प्रतिरोधकता बहुत हाई होती है, प्रतिरोधकता बहुत हाई होती है, और चालकता बहुत कम होती है। अब ये बीच की कड़ी होती है। अर्धचालक की परिभाषा यही है, चालक और कुचालक के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? चालक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होते हैं, अच्छा चालन करते हैं करंट का, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होते हैं। और फिर करंट कितना फ्लो होगा, कम क्या होगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता करंट का, क्लियर है। और अर्धचालक में क्या होता है, बीच की कड़ी है मैंने, तो ये कहां से कहां तक होती है, इसकी चालकता तो होती है 10 की घात 5 से 10 की घात -6 तक, ठीक है ना। कभी कभी तो बढ़िया चालक हो जाते हैं, कभी कभी घटिया चालक, देखो चालकता कितनी कम रह गई है ना। बीच के होते हैं, कभी चालक कभी कुचालक, बीच के होते हैं, कभी चालक कभी कुचालक क्यों होते हैं उसका कारण अभी पढ़ेंगे। और ये चालकता इसके उल्टे कर दो, क्या प्रतिरोधकता 10 की घात -5 से 10 की घात +6। एग्जाम्पल देख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। और कुछ ये तो हुआ सिर्फ एलिमेंट्री, और AS GA बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं ना, मिश्रित, उनको बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है क्या। ये होते हैं इनका क्या, चालक और कुचालकता के आधार पर इनका वर्गीकरण। दोबारा सुन लो, चालक, कुचालक और चालक का वर्गीकरण चालकता के आधार पर करेंगे। इनकी चालकता हाई होती है, 10 की घात 2 से 10 की घात 8, इसकी 10 की घात 5 से 10 की घात -6, और इसकी 10 की घात -11 से 10 की घात -1। इनकी प्रतिरोधकता उनका उल्टा कर दो और एग्जाम्पल से याद कर लो, ठीक है ना। ये हो गए चालक और कुचालकता के आधार पर इनका वर्गीकरण, ठीक है। अब हमें इन्हीं का वर्गीकरण पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। किसके आधार पर, लेकिन पहले ऊर्जा बैंड भी तो पढ़े, ऊर्जा बैंड होते क्या है, तो अब नया टॉपिक रहेगा ऊर्जा बैंड, ठीक है ना। इसको यहाँ तक खत्म करते हैं। अब सुनो, देखो आप लोग धातुओं के बहुत सारे उदाहरण जानते हो, अधातुओं के भी जानते हो खूब सारे, कुचालक के। लेकिन देखो अर्धचालकों में क्या कहते हैं, एक तो होता है एलिमेंट तत्व, तो तत्व तो दो ही होते हैं आवर्त सारणी में, कौन कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, माने हालांकि फोर्थ उसके हैं, फोर्थ वर्ग का मतलब जिसकी संयोजकता 4 होती है, उसके कम वो है एलिमेंट। तो एलिमेंटली मतलब तात्विक, एलिमेंटली वो तो दो ही होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और हम पूरे सिलेबस में यही है हमारे, तो जो हमें पढ़ना है बस। दूसरे होते हैं यौगिक, जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो इनमें अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, और कार्बनिक बहुलक होते हैं। कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक। तो अकार्बनिक में क्या क्या होते हैं, एक तो CDS, CD कौन होता है, कैडमियम, S सल्फर, तो कैडमियम सल्फर को मिला के बनाया जाता है। ये GAS होता है, इनको मिला के बनाया जाता है। ये IN और P को मिला के बनाया जाता है, INP हो गया, क्लियर है। इंडियम फास्फेट, फास्फोरस, अब जो भी है मुझे याद नहीं इसके नाम, है आप लोगों को याद रखने हैं। और कार्बनिक में है एंथ्रासीन, थैलोसाइनीस, और कार्बनिक बहुलक में है पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन, ठीक है ना। तो एंथ्रासीन के बाद क्या है, थैलोसाइनीस, आधा से या नीस है साइनीस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इनमें से मैं चाहता हूं 2 एग्जांपल इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, कम से कम 2 याद रखो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इनका वर्गीकरण। अब हाँ होता है बुक में है ना, बुक की तो बताया मैंने सब, ये बुक का ही तो लिखाया मैंने। अबे यार,